जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी, एक्सरे में वो सफ़ेद टेढ़ी लाइन दिखी और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि ये रही समस्या और ये रहा इसका इलाज। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल, ये एक बाइनरी स्थिति होती है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, वहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, भू राजनीति या तकनीक की दुनिया की आती है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से धुंधला है। वहाँ कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और यही आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय है। सही कहा। और आज हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स और संपादकीय से करीब 15 ऐसे जटिल मुद्दे हैं। मतलब एआई और साइबर सुरक्षा से लेकर मिसाइल परीक्षण और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक। ये सतह पर तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन इसी धुंधलेपन को साफ करना है। श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, इस पर ज्यादा बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तकनीक और संप्रभुता के मोर्चे से शुरुआत करते हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सीमाओं पर शुरू होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत अब साइबर स्पेस से होती है। एग्जैक्टली मेरे सामने एंथ्रोपिक के माइथोस एआई मॉडल से जुड़ी एक रिपोर्ट है। अमेरिका प्रोजेक्ट ग्लास स्विंग के तहत इस बेहद उन्नत एआई मॉडल को केवल अपने सरकारी वेंडर्स के लिए सुरक्षित रख रहा है। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत को भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और अपने खुद के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, डिजिटल दुनिया में किसी विदेशी एआई पर अपनी महत्वपूर्ण संरचनाओं को टिकाना बहुत बड़ा जोखिम है। अगर किसी देश का पावर ग्रिड या एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसी अमेरिकी या चीनी एआई पर निर्भर है, तो सोचिए क्या होगा। हाँ, विदेश नीति में जरा सा बदलाव और रातों रात पूरे देश का सिस्टम पंगु बन सकता है। ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ अपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को देने जैसा नहीं है। ये आज के समय में स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर होने जैसा है। मतलब अगर अचानक कोई देश आपको उस अदृश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर कर दे, तो बिना एक भी गोली चले आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने नायरा एनर्जी और माइक्रोसॉफ्ट के विवाद के रूप में है। हाँ, नायरा एनर्जी का मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे किसी तीसरे देश के प्रतिबंध भारत में काम कर रही कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं। नायरा एनर्जी में रूसी कंपनी रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी है। तो जब अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो अमेरिकी कंपनी होने के नाते माइक्रोसॉफ्ट ने एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट ने सीधे सेवाएं रोक दी? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक भारत में नायरा एनर्जी के आईटी सिस्टम्स, आउटलुक और टीम्स अकाउंट्स को निलंबित कर दिया। अरे बाप रे, ये तो अजीब स्थिति है। मतलब कंपनी भारत में है, संचालन भारत में हो रहा है, लेकिन स्विच अमेरिका से बंद किया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के दखल के बाद सेवाएं बहाल हुई, लेकिन इससे सरकार सतर्क हो गई है। तो फिर इसका स्थायी समाधान क्या है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका समाधान एक ऐसे कानूनी तंत्र में है जिसे ब्लॉकिंग स्टैट्यूट कहा जाता है। यूरोपीय संघ ने 1996 में ही ऐसा एक कानून बना लिया था। अब भारत सरकार भी ऐसा ही घरेलू कानून बनाने पर विचार कर रही है। अच्छा, तो ये कानून काम कैसे करता है? ये कानून अनिवार्य रूप से भारतीय सरजमीन पर किसी भी तीसरे देश के प्रतिबंधों का पालन करने को ही अवैध बना देता है। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है, तो उसके पास एक कानूनी ढाल होगी। एग्जैक्टली। अगर भारत में ये कानून लागू होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अमेरिकी सरकार से कह सकती है कि हम आपके प्रतिबंधों को भारत में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हम सीधे तौर पर भारतीय कानून तोड़ रहे होंगे। और उन्हें यहाँ भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ये भारतीय संप्रभुता को विदेशी अदालतों के फैसलों से सुरक्षित रखने का बहुत ही चतुर तरीका है। बिल्कुल। और देखिए, जब हम तकनीक के जरिए संप्रभुता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मुझे सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी सिस्टम का ध्यान आता है।
पिछले कुछ समय में पूरे देश में लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक एक बहुत तेज बीप के साथ एक्सट्रीम सीवियर अलर्ट का मैसेज फ्लैश हुआ था। हाँ, जिसे दूर संचार विभाग के C-DOT द्वारा विकसित किया गया है। सही कहा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आपातकाल के समय जैसे भूकंप या चक्रवात आने पर अक्सर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से जैम हो जाता है। सब लोग एक साथ फोन कर रहे होते हैं। अगर नेटवर्क ही जैम है तो ये मैसेज फोन तक पहुंचता कैसे है? टावर तो वही इस्तेमाल हो रहा है ना। तो बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर इस तकनीक की असल खूबी छिपी है। आमतौर पर जब हम कॉल करते हैं या SMS भेजते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक होता है। नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा इसी ट्रैफिक चैनल से भरा होता है। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट एक वन वे कम्युनिकेशन है। ये ट्रैफिक चैनल का इस्तेमाल करता ही नहीं है, बल्कि ये टावर के कंट्रोल चैनल का इस्तेमाल करता है। ओह, इसका मतलब ये है कि ये उस भीड़-भाड़ वाले रास्ते से जाता ही नहीं है? एकदम सही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है, लेकिन एक अलग से बनी हुई इमरजेंसी लेन है जिस पर सिर्फ एम्बुलेंस जा सकती है। ये ब्रॉडकास्ट सीधे उस सेल टावर के दायरे में आने वाले हर फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होता है। चाहे नेटवर्क कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। क्या बात है। ये तकनीकी स्वायत्ता बहुत जरूरी है। और ये स्वायत्ता सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह सकती। ये हमारी रक्षा और निगरानी क्षमताओं तक भी जाती है। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने 380 किलोग्राम की नसीम SR यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाँ, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये 1980 के दशक की सी ईगल मिसाइल की जगह लेने वाली है, जो काफी भारी थी, करीब 580 किलोग्राम की। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात सिर्फ वजन कम होना नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पुरानी सी ईगल मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर काम करती थी। यानी एक बार आपने टारगेट लॉक किया और मिसाइल दाग दी तो बात खत्म। मतलब आप उड़ान के बीच में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन नई मिसाइल में मैन इन लूप तकनीक है। मैन इन लूप का मतलब है कि कोई ऑपरेटर लगातार उस मिसाइल के संपर्क में रहता है। जी हाँ, एक डेटा लिंक के जरिए ऑपरेटर मिसाइल के कैमरे से वो सब देख सकता है जो मिसाइल देख रही है। अगर भीड़-भाड़ वाले समुद्री इलाके में टारगेट के सामने कोई कमर्शियल जहाज आ जाए तो ऑपरेटर उड़ान के बीच में ही मिसाइल की दिशा बदल सकता है या फिर लक्ष्य को रद्द भी कर सकता है। बिल्कुल। और इसकी एक और खासियत है वाटरलाइन हिट। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये जहाज के डेक पर हमला करने के बजाय बिल्कुल वहां वार करती है जहां जहाज का पतवार पानी से मिलता है। इसके पीछे की भौतिकी क्या है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। अगर मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से पर लगती है तो आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन जहाज शायद न डूबे। लेकिन जब मिसाइल ठीक वाटर लाइन पर छेद करती है तो समुद्र का पानी सीधे जहाज के अंदर बहुत तेजी से भरने लगता है। एग्जैक्टली। इससे जहाज का संतुलन बिगड़ता है और वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ये बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग है और अचूक निशाना लगाने के लिए आपको वैसी ही अचूक नजर भी चाहिए। निगरानी के मोर्चे पर अंतरिक्ष में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। भारत की गैलेक्साई कंपनी ने दुनिया का पहला दृष्टि सैटेलाइट फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहा जा रहा है कि ये बादलों और बारिश के पार भी देख सकता है, मतलब एक तरह का एक्सरे विजन। जी है, इसमें ऑप्टोसार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्टो यानी ऑप्टिकल कैमरा, जो रोशनी से तस्वीरें लेता है, जैसे हमारे मोबाइल का कैमरा, और सार का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये रडार बादलों के पार कैसे देखता है? देखिए, ऑप्टिकल कैमरे रोशनी पर निर्भर करते हैं, जो बादलों या धुएं से टकराकर रुक जाती है, लेकिन सार सेंसर से रेडियो तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों की वेवलेंथ इतनी होती है कि ये पानी की बूंदों और बादलों को चीरते हुए सीधे जमीन से टकराकर वापस लौटती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दृष्टि सैटेलाइट इन दोनों तकनीकों को एक ही समय पर इस्तेमाल करता है। पहले अलग अलग सैटेलाइट ऑप्टिकल और रडार तस्वीरें लेते थे, और जब तक दोनों को मिलाया जाता था, जमीन पर स्थिति बदल चुकी होती थी। सही बात है। एक साथ सिंक होने की वजह से रक्षा और आपदा प्रबंधन में ये एकदम सटीक जानकारी देगा। बिल्कुल। और इन रक्षा प्रणालियों का एक मुख्य काम हमारे व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना भी है। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट उन्हीं व्यापार और ऊर्जा मार्गों पर मंडरा रहा है। ये हमें सीधे पश्चिमी एशिया के संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य के मुद्दे पर ले आता है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस रूट पर खतरे की वजह से ऊर्जा बाजार में एक अजीब तरह का हाहाकार मचा हुआ है।
पेपर मार्केट और फिजिकल मार्केट के बीच एक भारी अंतर देखने को मिल रहा है। मुझे ये थोड़ा उलझा हुआ लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कागज पर तेल की कीमत कुछ और हो और असल दुनिया में कुछ और? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के बैकवर्डेशन सिद्धांत को समझना होगा। पेपर मार्केट का मतलब है भविष्य के सौदे या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। व्यापारी सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, स्थिति सामान्य होगी, इसलिए कागज पर भविष्य के तेल की कीमत लगभग $108 प्रति बैरल आंकी जा रही है। लेकिन जो रिफाइनरी आज चल रही है उसे तो आज ही कच्चा तेल चाहिए ना, वो 6 महीने का इंतजार थोड़ी कर सकती है। बिल्कुल सही। अगर रिफाइनरी को आज तेल नहीं मिला तो पूरा प्लांट बंद करना पड़ेगा, जिससे करोड़ों का नुकसान होगा। इसीलिए तुरंत डिलीवरी वाले फिजिकल मार्केट में तेल की भारी किल्लत है और रिफाइनरियां किसी भी कीमत पर यहां तक कि $150 प्रति बैरल देकर भी तेल खरीदने को मजबूर हैं। इसी स्थिति को बैकवर्डेशन कहते हैं, जहां आज की कीमत भविष्य की कीमत से बहुत ज्यादा हो जाती है। बाप रे। और इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तर्ज पर एशियन एनर्जी कोलैबोरेटिव कॉम्पैक्ट बनाने का सुझाव काफी तार्किक लगता है। एशिया दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों का घर है। अगर एशियाई देश एक साथ मिलकर मोलभाव करें तो वे इस तरह के झट्टों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसके साथ ही भारत अपने स्तर पर जो समाधान निकाल रहा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एथेनॉल ब्लेंडिंग और फ्लेक्स फ्यूल जैसे E85 या E100 अब सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं रह गई है। यह विशुद्ध अर्थशास्त्र है। बिल्कुल। 89 रुपये लीटर वाले पेट्रोल की तुलना में जब 60 से 71 रुपये लीटर वाला एथेनॉल इस्तेमाल होता है तो सीधे तौर पर पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक झटकों से बचाव होता है। सही कहा। अब पश्चिम एशिया की इस उथल-पुथल के बीच हमारे अपने पड़ोस में भी काफी कुछ घट रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेको दी खदान में $1.3 बिलियन के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है और इसके ठीक बाद 31 जनवरी को BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के करीब 500 उग्रवादियों ने बलूचिस्तान में 18 अलग-अलग ठिकानों पर भीषण हमला कर दिया। बलूचिस्तान का ये हमला ये समझने के लिए काफी है कि जब कोई राज्य एक सुरक्षा वैक्यूम छोड़ देता है तो वहाँ क्या होता है। इतने बड़े पैमाने पर एक समन्वित हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बलूचिस्तान का वो खालीपन वहाँ उग्रवाद को जगह दे रहा है। क्या अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए वहाँ एक ऐसा जोखिम उठा रहा है जो उसी पर भारी पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और पड़ोस की बात करें तो नेपाल के साथ भी हमारे एक पुराना सीमा विवाद फिर से सुर्खियों में है। हाँ, बालेन शाह की नई नेपाली सरकार द्वारा लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई गई है। भारत ने इसका जवाब दिया है कि ये यात्रा तो 1954 से चल रही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। नेपाल में घरेलू राजनीति, विशेषकर जो नया जेनजी आंदोलन चल रहा है और हाल ही में जो 1600 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने वाला अध्यादेश आया है, वो उनकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये देखना दिलचस्प है। सही बात है। खैर, सीमाओं और पड़ोसियों की बात करने के बाद आइए अब देश के भीतर के प्रशासन और विकास पर नजर डालते हैं। भारत के अंदर वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मोर्चे पर हम बलूचिस्तान से एकदम उल्टा परिदृश्य देख रहे हैं। बिल्कुल। हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर का उदाहरण ले सकते हैं। एक समय था जब यह जिला माओवादी हिंसा का केंद्र माना जाता था। वहां भी एक तरह का प्रशासनिक वैक्यूम था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उस वैक्यूम को भरना शुरू किया तो उसका परिणाम केवल हिंसा में कमी नहीं था। आंकड़े भी यही बताते हैं। 2024 से अब तक 234 माओवादी मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा ने सरेंडर किया है। लेकिन असली बदलाव वो है जो स्कूलों में दिख रहा है। जो बीजापुर कभी गोलियों की आवाज से गूंजता था, वो इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.06% पास प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में पहले स्थान पर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये दिखाता है कि जब राज्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो सिर्फ बंदूकें शांत नहीं होती, बल्कि शिक्षा और प्रशासन भी जड़ों तक पहुंचता है। प्रशासन और विकास की बात चली है तो बुनियादी ढांचे के नए निर्माण अक्सर नई प्रशासनिक और आर्थिक खींचतान को भी जन्म देते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण है रेलवे का नया 18वां जोन, दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। सतह पर देखने में ये सिर्फ एक नया रेलवे जोन लगता है, लेकिन इसके कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
विवाद की जड़ पलासा इच्छापुरम का महज 50 किलोमीटर लंबा रेलवे सेक्शन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे जोन की सीमाएं सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं होती, वे सीधे तौर पर राज्यों के राजस्व को तय करते हैं। ये 50 किलोमीटर का सेक्शन माल ढुलाई के लिहाज से बहुत भारी राजस्व उत्पन्न करता है। पहले ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत था, जिसका मुख्यालय ओडिशा में है। जी, तो वो सारा राजस्व ओडिशा के खाते की आर्थिक ताकत बढ़ाता था। अब इसे नए जोन में डाल दिया गया है। तो मूल रूप से एक प्रशासनिक रेखा खींचने से एक राज्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरे जोन में चला गया। ये स्पष्ट करता है कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट कितने संवेदनशील हो सकते हैं। इसी तरह की संवेदनशीलता ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर भी देखी जा रही है। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को लेकर दो बिल्कुल अलग तर्क सामने हैं। एक तरफ राहुल गांधी और पर्यावरणविदों की चिंताएं हैं, जिनका तर्क है कि ये बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी को नष्ट करेगा और वहां के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन करेगा। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क है कि मलक्का जलडमरू मध्य के पास होने के कारण ये प्रोजेक्ट भारत की सामरिक उपस्थिति के लिए अपरिहार्य है। सरकार का ये भी दावा है कि किसी भी आदिवासी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट कर दें कि हम केवल दोनों पक्षों के तथ्य रख रहे हैं, किसी एक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। खैर, बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नीतिगत विषय है शांति एक्ट, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को लेकर लाया जा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE और ऊर्जा मंत्रालय आमने सामने हैं। इस बहस की जड़ में हितों का टकराव है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जी, अभी तक भारत में परमाणु ऊर्जा का सारा काम DAE देखता आया है, अनुसंधान से लेकर प्लांट लगाने और ईंधन आपूर्ति तक। यानी वे खुद ही खिलाड़ी भी हैं और खुद ही अंपायर भी। लेकिन जब निजी कंपनियां विदेशी तकनीक लेकर आएंगी, जैसे लाइट वाटर रिएक्टर, तो क्या DAE ही उनका भी नियंत्रण करेगा? यही पेच है। मांग उठ रही है कि पुरानी स्वदेशी तकनीक DAE के पास रहे, लेकिन नई विदेशी तकनीक वाले निजी प्रोजेक्ट्स का नियंत्रण और नियमन ऊर्जा मंत्रालय के पास होना चाहिए। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर पूरी तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता ना हो। ये एक बहुत ही जरूरी संस्थागत सुधार है। और देखिए, जब हम शासन, नियमन और कानूनों की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून अक्सर समाज की एक गहरी मान्यताओं से भी टकराते हैं। पंजाब में एंटी सैक्रिलेज कानून को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हाँ, इस नए कानून के तहत बेअदबी के मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने इस पर गहरी चिंता जताई है और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को समन भी भेजा है। ये थोड़ा दिलचस्प है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि धार्मिक संस्थाएं इस तरह के सख्त कानूनों का समर्थन करेंगी, तो अकाल तख्त को आपत्ति क्यों है? उनकी चिंता कानून के प्रावधानों को लेकर कम और उसकी प्रक्रिया व संभावित दुरुपयोग को लेकर ज्यादा है। उनका तर्क है कि इतने संवेदनशील धार्मिक कानून को बनाने से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी धार्मिक संस्थाओं से उचित परामर्श नहीं लिया गया। समझ रहा हूं। उन्हें आशंका है कि बिना सही परिभाषा और परामर्श के इस तरह के सख्त कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। धर्म और मान्यताओं से जुड़ी ये संवेदनशीलता समझी जा सकती है, और जब कानूनों के व्यक्तिगत जीवन पर असर की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। कोर्ट ने MTP एक्ट के तहत एक 15 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मेडिकल पैटर्नलिज्म यानी पितृसत्तात्मक मेडिकल सोच को चुनौती देता है। अक्सर ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि भ्रूण अब जीवित रहने की अवस्था में आ चुका है, इसलिए गर्भपात नहीं हो सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब भ्रूण की इस अवस्था और महिला की स्वायत्ता के बीच टकराव होता है, तो कानून को क्या चुनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसी गुत्थे को सुलझाते हुए स्पष्ट किया है कि एक अनचाहा गर्भ किसी महिला के शरीर पर जबरन नहीं थोपा जा सकता, खासकर जब बात एक नाबालिग पीड़िता की हो। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल नियमों को महिला के मौलिक अधिकारों, उसकी निजता और शारीरिक गरिमा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। मतलब प्रजनन अधिकार केवल मेडिकल फैसले नहीं है, वे बुनियादी मानवाधिकार हैं।
बिल्कुल सही। ये वाकई बहुत गहरी बात है। आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा में हमने विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता से लेकर बीजापुर के स्कूलों तक और होर्मुज के तेल संकट से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे रेलवे जोन के नक्शे राज्यों की अर्थव्यवस्था तय करते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा करता है। इन सभी विषयों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में घट रही ये घटनाएं एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। तकनीक, भू-राजनीति, बुनियादी ढांचा और व्यक्तिगत अधिकार, ये सभी एक ही जटिल तंत्र के अलग-अलग हिस्से हैं। और हमेशा की तरह इस चर्चा को समेटने से पहले हम चाहेंगे कि आज के इन विषयों से जुड़ा एक ऐसा विचार सामने रखा जाए जिस पर श्रोता खुद आगे गहराई से सोच सकें। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि आज हमने देखा कि अपनी संप्रभुता बचाने के लिए राज्य कड़े कानून, सेल ब्रॉडकास्ट जैसी अनिवार्य तकनीकों और उन्नत एआई का सहारा लेता है। राज्य की शक्ति लगातार बढ़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ये अत्यंत शक्तिशाली तकनीक और नियंत्रण तंत्र आम नागरिक की उसी व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए खतरा नहीं बन जाएंगे जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट के मामले में सबसे ऊपर रखा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता और एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी एक ही पलड़े में बराबर हो सकते हैं? यह एक ऐसा विचार उत्तेजक सवाल है जिसका जवाब इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस पर लगातार विचार करना जरूरी है। इन सभी मुद्दों को करीब से समझने से ही वो धुंधलापन दूर होता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही विषयों की गहराई में जाने के लिए पढ़ते रहें और सवाल पूछते रहें।